एक ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान टीम के बैकबोन थे, लेकिन रिसेंट टाइम में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है उनका बहुत ही बैड पैच गुजर रहा है और जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम भी इनसे बहुत मुश्किलात से गुजर रही है। और आपको पता है पाकिस्तान टीम का जो डाउनफॉल है वो आप सबके सामने, एंड उसमें जो सीनियर्स का रोल होता है वो बहुत ही अहम होना चाहिए। लेकिन जो हमारे सीनियर्स है, स्पेशली बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, दे आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर एंड बिकॉज ऑफ देम वी आर नॉट विनिंग अवर मैचेस। तो गाइस आज की वीडियो में वी विल गोना टॉक अबाउट दैट व्हाट वेंट रॉन्ग विद बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, एक ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए बहुत कुछ करके दिखाया है और वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। बट आपको पता है उनका एक बैड पैच से गुजर रहे हैं वो लोग, एंड आपको पता है दे आर नॉट इवन टू स्कोर 20 रन्स इन अ मैच एंड दे आर डूइंग टू डॉट बॉल। व्हाट वेंट रॉन्ग वी विल टॉक दिस इन टुडेस वीडियो। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। ये है क्रिक फ्लेजा क्रिकेट, एक गेम ही नहीं है, एक जज्बात है। गाइस अभी से चैनल को सब्सक्राइब करने क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले अगर हम रीसेंट मैचेस की अगर बात की जाए तो गाइस वो रीसेंट मैचेस में हमें क्या देखने को मिला है, जैसा कि आपको पता है अभी 3 ODI बिलेटर सीरीज हुई थी वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज में, और वो सीरीज थी मतलब तराउबा में, जो मतलब कि एक ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी के अंदर जो नए न्यूली बिल्ड स्टेडियम उसके अंदर मैच हुआ है। और हमें जो मतलब रीसेंट परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान की टीम में क्या है, 2-0 हम लोग हार कर आए। हमारे जो मतलब की टीम है वो इतनी एक्सपीरियंस है वेस्ट इंडीज से लाखों मच बेटर है, हमें 4th पोजीशन में और वेस्ट इंडीज़ का 10th पोजीशन में मुझसे हार कर आए। एंड उसमें जो हमारा सीनियर्स का रोल है वो क्या है, उसमें अगर हम बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने 56 रन बनाए इन 3 मैचेस विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 62। आप सोच सकते हैं ये हमारे सीनियर्स बेटर है, किंग के नाम से जाने जाते हैं। तो गाइस आपको पता है बाबर आजम ने क्या क्या, बाबर आजम क्या बोल हुए जेडन सीरीज से वगैरह, और क्या ही अनलकी, मतलब कि एक अनलकी नहीं, एक मतलब कि ऐसा होता है ना जिसका कोई टेम्परामेंट ही नहीं है, उस तरह से आउट हुआ है बाबर आजम। और अगर हम बात करें टुक टुक के किंग मोहम्मद रिजवान, उन्होंने स्कोर करें 69 रन इन 3 इनिंग्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 63। आप सोच सकते हैं ये हमारे सीनियर्स बेटर हैं दोनों, और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, और ये आप सबके सामने मैं स्ट्रेट शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी सैड फॉर देम। आपको पता है एक सैड है, लेकिन आप यंगस्टर को हमें चांस देना चाहिए, और यंगस्टर को हम चांस दे भी दें तो मेरे ख्याल से बहुत खुशी। लेकिन स्पेशली बाबर आजम को जब नाम सुनते हैं, जब मोहम्मद रिजवान का नाम सुनते हैं तो हमें एक नॉस्टैल्जिया आ जाता है बाकी प्रीवियस मैचेस का, उन्होंने क्या क्या पाकिस्तान के लिए क्या करा है। बाबर आजम ने 6000 रन कम्प्लीट करें, 11,000 रन कम्प्लीट करें, एंड पहले पाकिस्तानी बने जिन्होंने 1000 रन एक ICC इवेंट्स में कम्प्लीट करें। और वहीं बात करें मोहम्मद रिजवान की तो उन्होंने मतलब एक चीज़ में और एक चीज़ में एक फास्टेस्ट सेंचुरी भी बनाई हुई है। एंड आपको पता है मोहम्मद रिजवान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा मोस्टली रन्स भी करे हुए। इन अचीवमेंट्स के बावजूद हमारी जो टीम का हाल है वो क्यों है ऐसा है, और इसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का क्या रोल है, एंड वाई दे आर गोइंग थ्रू बैड पैच। सो इन टुडेस वी विल गोना टॉक अबाउट दिस। तो चलें अब हम बढ़ते हैं कि मतलब कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब क्यों है। तो जैसे कि आपको पता है हमारे जो किंग बाबर आजम है, उन्होंने लास्ट सेंचुरी कब बनाई थी, उन्होंने लास्ट सेंचुरी बनाई थी August 30 इन 2023 वर्सेस नेपाल, और उसके बाद से 700 से ज़ाहिद दिन हो चुके हैं कि बाबर आजम की हमें 1 टन और 100 देखने को नहीं मिली। तो गाइस इसकी क्या वजह है, मतलब कि क्यों एक बैड टाइम से गुजरते हैं, और एक पॉलिटिक्स एक सैलरी, मतलब कि क्या क्या एक मतलब कि एक टीम को क्या अपने मतलब कि प्लेयर्स को क्या बना के रखा हुआ है, तो मतलब कि एक टेम्परामेंट क्या बना है उनको प्रैक्टिस करना चाहिए, उनको स्पिनर को मतलब कि प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें स्पिनर्स को प्रैक्टिस करना चाहिए उन लोगों को, ताकि वो लोग अपनी टीम के लिए बेहतर कर सकें। और आपको पता है हमारे जो मतलब कि बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, उनका T20 में 2024 का स्ट्राइक रेट आपको बताऊं, उनका 2024 में स्ट्राइक रेट है 119, जो मतलब कि एक नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि आपको पता है T20 में हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम 135 या 137 तक तो स्ट्राइक रेट होना चाहिए जब भी एक वो प्रॉपर बैट्समैन होता है। और ये हमारे सीनियर्स बैटर जिनका स्ट्राइक रेट 118, 117, 115 तक है इस साल और पिछले साल। तो ये क्या है, मतलब क्यों ऐसा ये टीम में जा रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं वाई दे आर स्ट्रगलिंग इन ईजी वर्ड्स, तो वो है स्लो स्टार्ट। आपको पता है स्लो स्टार्ट का एक बड़ा मेन फैक्टर है कि जब भी पाकिस्तान कोई भी ICC इवेंट में जाते हैं या फिर किसी भी मतलब कि कहीं भी किसी के साथ भी मैच खेलने जाते हैं, तो आपको पता है जब हमारी जो मेन वजह है कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान स्ट्रगलिंग, वो उनके साफ साफ दिखता है उनके इंटेंट पर। आपको पता है जब वो शुरू में आते थे वो दे आर नॉट एबल टू गिव अ गुड एंड बूस्ट स्टार्ट टू अवर टीम। आपको पता है अब T20 की बात लेने जब बाबर आजम मोहम्मद रिजवान मतलब कि जब एक 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 मतलब कि वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी रही है, लेकिन ये ओपनिंग प्लेयर, लेकिन अभी माजी के टाइम में हमने क्या देखने को, पावर प्ले में हमारा स्कोर मैक्सिमम होता है 30 रन, इससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं पाता ये दोनों के होते हुए। तो गाइस ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है इनका जो इंटेंट है वो बहुत ही ख़राब, इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है, एवरेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अपने लिए खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इनको अपने लिए खेल कर अपनी टीम को ले लेना है, क्योंकि ये सीनियर प्लेयर्स है, अगर यही रिस्क लेंगे
तो बाकी जो यंगस्टर है वो भी सोचेंगे कि जब ये हमारे साथ खड़े हैं तो हमें भी रिस्क लेना चाहिए। जब यही प्रेशर जाने, जब यही नीचे जाए तो बाकी यंगस्टर का क्या होगा? यंगस्टर को भी मतलब एक मोटिवेशन टाइप मिलनी चाहिए ना सीनियर से, जो वो बाबर आजम मोहम्मद रिजवान नहीं दे पा रहे। और आपको पता है जो मोहम्मद रिजवान उनका जो ओडीआई में और T20 में जो पावर प्ले का जो रेशो है वो बहुत ही हमेशा कम रहता है। आपको पता है जैसे ही वो आते हैं मतलब वो डॉट करते हैं बॉल, उनसे बॉल खेली नहीं जाती। उनका जो एक टेम्परामेंट और जो एक मतलब के शॉट सिलेक्शन उस भी बहुत बड़ा सवाली निशान उठ रहा है। और आपको पता है जो मोहम्मद रिजवान है मतलब वो आकर ही टू मैनी डॉट्स बॉल खेल लेते हैं कि मतलब के आगे जाकर उन पर इतना प्रेशर बनता है कि वो जल्दी आउट हो जाते हैं एंड पीपल स्टार्ट टू क्रिटिसाइज देम। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान को आके मतलब ऐसा करना चाहिए कि अगर वो टुक कर भी रहे तो बल्ले के एंगल को थोड़ा समझे ताकि रन तो निकलते रहे कम से कम। ये जो एज अ सीनियर मतलब कि एज अ क्रिकेट लवर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक टेक्निक होना चाहिए एक टीम के अंदर और एक प्लेयर्स के अंदर कि अगर मतलब एक पावर प्ले मतलब अगर आपको नहीं खेला जा रहा, आप स्ट्रगल करें तो एकदम से आप बल्ले का जो एंगल है उसको टेढ़ा कर लें ताकि रन्स तो आते रहें, गैप तो आते रहें। यही मैं कब से आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मतलब कि जो सीनियर बैटर हैं दे आर नॉट गेटिंग टू इट। और जो पाकिस्तान टीम और जो ये बाबर आजम मोहम्मद रिजवानी ये स्ट्रगल कर रही है, इनका जो मेन जो मतलब कि जो स्ट्रगल है ये साफ साफ दिखता है मिडिल ओवर्स में अगेंस्ट स्पिन। आपको पता है बाबर आजम जो स्पिन खेल ही नहीं जाती। कोई मुझे एक इनिंग्स या फिर 2 इनिंग्स बताने बाबर आजम की जिन्होंने बाबर आजम के स्पिन को इतना अच्छा खेला और स्पिन को डोमिनेट करके खेला। कोई भी ऐसे कोई इवेंट नहीं है मतलब कि बाबर आजम बिग मैच का प्लेयर खिलाता है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई एक बिग मैच का प्लेयर नहीं है, वो एक नॉर्मल प्लेयर ही खिला है। वो मेरे हिसाब से वो एक नॉर्मल प्लेयर ही है, लेकिन पता नहीं उसको किंग बोलते हमने जो रियल बाबर आजम है उसको खो दिया है। तो मेरे ख्याल से यार दैट्स नॉट हाउ द टीम वर्क्स। तो मेरे ख्याल से हमें मतलब फैंस को सोचना चाहिए कि मतलब कि वो मिडिल ऑर्डर में इतना स्ट्रगल करना है। आपको पता है वो गुडाकेश मोदी इनको कितना ट्रबल कर रहे हैं, अकील हुसैन ट्रबल करता है, आदिल जाकिर ट्रबल करते हैं, कुलदीप यादव ट्रबल करते हैं, मोइन अली ट्रबल करते हैं एंड और भी जो मतलब यंगस्टर लाइक वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल वगैरह और भी बहुत सारे कितनी भी स्पिनर से कहीं माइकल ब्रेसवेल ले रहे हैं पार्ट टाइम स्पिनर, वो भी स्ट्रगल करके वो उनके खिलाफ भी स्ट्रगल करते नजर आते हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, बिकॉज दे आर नॉट अ प्लेयर हु कैन चूज अ वेरी स्पेसिफिक एंड अ गुड शॉट सिलेक्शन इन फ्रंट ऑफ स्पिनर्स। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को ऐसा करना चाहिए कि उनको अपनी स्वीप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन अब इट्स टू लेट। अब आपको पता है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हो चुके हैं एंड दे आर डाउन ग्रेडेड बाय देयर सेलेक्टर्स। लाइक माइक हसन ने उनको इतना डाउन ग्रेड किया कि आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, आप मतलब ज़्यादा मतलब आपको पता है कि आपके स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, आप मतलब ज़्यादा फोकस करें स्ट्राइक रेट पे। एंड तो मेरे ख्याल से अब बाबर आजम और रिजवान का द एंड ही हो चुका है, लेकिन अब कोई कुदरत का निज़ाम ही उनको बचा सकती है। और आपको पता है जो मतलब कि बाबर आजम बहुत स्ट्रगल करें इसके पीछे का जो रीज़न है वो है बाबर आजम कॉन्फिडेंट डिप। आपको पता है बाबर आजम ने पिछले 2 साल से 700 प्लस रन से डेज से कोई भी सेंचुरी स्कोर नहीं करी, विच एड्स टू मच प्रेशर ऑन बाबर आजम डेट ही इज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ। एंड आपको पता है वो सर्वाइवल को प्रोटेलाइज करता है रादर देन एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल से बाबर आजम को एक्सेलरेट करना चाहिए क्योंकि वो एक सीनियर बैटर है, उसको मेरे ख्याल से एक्सेलरेट की करने की ज़रूरत है। और अगर वही एक्सेलरेट करेगा तो बाकी जो हमारे जो पीछे बैट्समैन है वो उसको किंग कह के चलाएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब वही डाउनफॉल का शिकार जाते हैं तो मतलब बाकी जो फैंस है वो तो फिर सही कह रहे हैं ना, क्रिटिसाइज करना तो फिर बनता है। जब कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है तो टीम में क्यों है, और वो टीम से बाहर भी हो गए ये एज अ रिजल्ट। लेकिन एक इतनी अच्छी मतलब कि एक इतनी अच्छी लेजेसी क्रिएट करी हुई थी बाबर आजम मोहम्मद रिजवान, लेकिन उसको टूटते हुए देखकर हमें ये बहुत ही नाकाबिल शिकस्त और अनप्रेडिक्टेबल और अनइमेजिनेबल लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, डेट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ। और हमारा जो मेन वजह कि भाई बाबर आजम मोहम्मद रिजवान स्ट्रगलिंग वो है रोल ओवरलैप। जैसे कि आपको पता है मतलब कि जो बाबर आजम मोहम्मद रिजवान है जब वो साथ बैटिंग करते हैं तो उनका एक ही टेम्पो होता है, या तो फिर टुक होता है या तो मतलब कि एक मुश्किल से कोई गैप निकल जाए तो वो होता है। बाकी तो वो टू मैनी डॉट्स बॉल खेलते हैं। आपको पता है जैसे अगर एक बैटर हिट कर रहा है तो दूसरे एंड में हमें कोई एक एंकर रोल आना चाहिए, लेकिन जब दोनों ही एंकर है तो टीम का स्कोर भी ऐसे रन रेट गिरेगा। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने किसी एक को एक्सेलरेट करना चाहिए और किसी एक को एंकर प्लेयर बनना चाहिए और किसी एक को मतलब एक्सेलेशन वाला प्लेयर चाहिए। और वो एंकर प्लेयर है वो तो मतलब कोई भी नहीं बन सकता अभी तो, क्योंकि आपको पता है वो एंकर के चक्कर में उनके एज लग के आउट हो रहे हैं। तो पता नहीं ये डेट्स नॉट हाउ आवर टीम्स वर्क। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को सोचनी चाहिए कि उनकी एक अच्छी लेजेसी बहुत ही रूइन हो रही है, तो मेरे ख्याल से उनको रिटायरमेंट ही लेनी चाहिए क्योंकि उनके जो स्टेट्स हैं वो बहुत ही ख़राब हो रहे हैं। तो और ख़राब होने से मतलब कि एक रिटायरमेंट ले ही लेना, फिर जब उनकी फॉर्म अच्छी है जब वापस रिटायरमेंट को टेक ओवर कर लें। तो आपको पता है बाबर आजम का मतलब जो टेम्पो है और जो मतलब इमेज है वो इतनी गिर चुकी है कि मतलब कि लोग आपको पता है हर जगह कमेंट करने के बाबर आजम को अगर आउट करने तो क्या करें, बस कोई भी बंदा बोलना है पार्ट टाइम स्पिन उसको जाकर करवाएं वो आउट हो जाएगा ऐसा। बट नॉट मतलब उसकी लेजेसी, लेकिन ऐसा तो हमें नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे मतलब एक हीरो ही टाइप है अभी तक। तो लेकिन कोई नहीं, बाबर आजम का जो मतलब कि एक्सेलेरेशन का स्किल है वो इतना बहुत ही ख़राब नहीं है और बहुत ही ख़राब भी है और ख़राब भी नहीं है। तो मैं अब क्या कहूँ, आपको पता है जो रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस है
आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्रेस इट। आपको पता है जो फास्ट बॉलर से जैसे लाइक जेलन सीड, ट्रेंट बॉल्ट वगैरह, और जो भी ट्रेंट बॉल्ट नहीं मतलब और भी जो बाकी चार बॉलर थे, उनको बाबर आजम की वीकनेस पता है। इवन हार्दिक पांड्या नो जब बाबर आजम वीकनेस है कि उनको सीमा बहुत टाइट लैंड तक बॉल करें, वो इंशाल्लाह आउट हो ही जाता है। तो मेरे ख्याल से डेट्स नॉट यार, बाबर आजम को अपनी वीकनेस पर फोकस करना चाहिए डायरेक्ट। तो गाइस मेरे ख्याल से इंशाल्लाह बाबर आजम कम बैक करेगा 2026 के वर्ल्ड कप में, और इंशाल्लाह मोहम्मद रिजवान भी करेगा। लेकिन कम बैक तो जब ही करेंगे ना जब वो कुछ परफॉर्मेंस देंगे और मतलब डोमेस्टिक्स खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से उन्हें डोमेस्टिक में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और बहुत बड़ा सवाल है निशान होता है मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में। आपको पता है मोहम्मद रिजवान कैप्टनसी में बार बार कह रहा है कि मतलब कि जो सारा फैसले का जो राइट है वो माइक हसन और आकिब जावेद के पास है, लेकिन जब राइट ही उनके पास है और आपको मतलब कि एक ऐसा कैप्टन मोहम्मद रिजवान खुद कह रहा है कि वी वर लैक फ्रॉम अ फिफ्थ बॉलर। तो क्या जब आप एक समझिए कैप्टन हूँ मैं, मुझे पता है कि मेरी टीम में ये स्ट्रगल है और ये प्रॉब्लम है। अगर मैं उसको मतलब कि जब बार बार कर रहा हूँ तो लोग तो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे ना कि मेरी मैनेजमेंट को। तो मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए ताकि सब लोग वो करें, लोग उनको क्रिटिसाइज करें। लेकिन ये मोहम्मद रिजवान को मतलब अभी तक कैप्टनसी कर रहा है और मतलब वो हर इंटरव्यू में वो बोलता है कि वी वर शॉर्ट ऑफ फिफ्थ बॉलर। तो मतलब पता नहीं नेक्स्ट मैच में वो शाइन को ड्रॉप कर लेते हैं, नसीम को ले आता है। क्यों? बिकॉज इट इज़ हैविंग अ फ्रेश लेग। ये क्या था भाई मोहम्मद रिजवान? हमें पूरे प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए इन एवरी फॉर्मेट। और आपको पता है मतलब कि लेजेंड्स लाइक शोएब अख्तर एंड दे आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग। आपको पता है हमारे जो भी लेजेंड्स हैं लाइक शोएब अख्तर, वसीम अकरम, लाइक मोहम्मद हफीज़ वगैरह, मतलब कि एक मतलब कि कोई बंदा अगर 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहा है तो उनको उन पे फोकस करने की जगह उनको ज़्यादा अच्छा बनाने की तरह लोग उनको क्रिटिसाइज़ करने स्टार्ट कर देते हैं। लोग नहीं हमारे अपने लेजेसी और अपने सुपरस्टार्स वगैरह क्रिटिसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से लेजेंड्स को सोचना चाहिए कि उनकी टीम से ही तो वो खेल रहा है और उनकी लेजेसी है, मतलब कि जो लेजेंड्स की लेजेसी वही तो ख़राब हो रही है उसकी वजह। तो उसको सही करें ना कि उसको क्रिटिसाइज करें। तो मेरे ख्याल से हमें लेजेंड्स को सोचना चाहिए कि दे शुड हैव वर्क ऑन बाबर आजम एंड मेरे ख्याल से हमें ऐसा ही करना चाहिए लेजेंड्स को। और आपको पता है मोहम्मद रिजवान का जो टेम्परामेंट है उसको भी सही करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये जो सारे जो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही इतने स्ट्रगल करने कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ए कैटेगरी से हटा के बी कैटेगरी में डाल दिया। आप सोच सकते हैं इससे कितना टेम्परामेंट खराब हुआ और एक इमेज गिरी है सबके सामने। और अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ वी कैन फिक्स दिस इश्यू। और अगर हमें इस प्रॉब्लम को फिक्स करनी है और अगर बाबर आजम को हमें टीम में लाना है तो बाबर आजम की एक रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। और अगर रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी भी हुई तो उसको टीम में जब भी लाना चाहिए, मतलब जब एक एंकर प्लेयर की ज़रूरत हो। अभी तो हमारे पास हमारे लिए अगर एक एंकर प्लेयर है तो हमें वी डोंट नीड बाबर एंड आई नो डो। आपको पता है आपने सब कुछ सुना अगर नो वन इज़ बिगर देन द गेम। तो मेरे ख्याल से मैं खुद बाबर आजम का फैन हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता अभी कि वो टीम में, क्योंकि हमारी जो टीम है दे आर फर्स्ट एंड देन बाबर आजम। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को मतलब ऐसे सोचना है कि आपको पता है अगर हम इस चीज़ को फिक्स करना है तो वो होना चाहिए स्प्लिट द एंकर्स रोल। आपको पता है हमें ओपन करवाना चाहिए एक हिटर के साथ फिर एक एंकर के साथ। हमें इसका कॉम्बो बनाना चाहिए कि अगर कोई 1 डाउन आ रहा है तो मतलब कि मिसाल के तौर पर एक हिटर आउट हुआ तो उसके रिप्लेसमेंट में एक और हिटर आना चाहिए। लेकिन अगर एक मतलब एंकर प्लेयर आउट हुआ तो उसके रिप्लेसमेंट में हमें एक ऐसा प्लेयर लाना चाहिए जो एंकर कर सकता है इनिंग्स को। तो इससे हमारी टीम में एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो स्कोर एक बूस्ट होगा और एक अच्छा स्टार्टअप मिलेगा, जिससे मतलब हमारा जो रन रेट चांस और विनिंग जो चांस है वो बूस्ट होगा और हम कामयाबी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसे हम फिक्स हो सकते हैं। अगर आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम को अंडर आने, स्पेशली उनको ओडीआई और मतलब कि आपको पता है T20 से तो वो बाहर ही हैं। और आपको पता है अब वो सेंट्रल कॉन्ट्री भी बाहर होगा, लेकिन अब उनको ओडीआई और टेस्ट में जो उनसे भी सवाल ही निशान होता है। आपको पता है टेस्ट में बाबर आजम को क्या डाउनफॉल चला आपको पता है, और मोहम्मद रिजवान का भी कोई भी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं टेस्ट में भी और किसी में भी। तो मेरे ख्याल से उनको क्या करना चाहिए, उनको मतलब करना चाहिए उनको मतलब कि लोअर रिस्क रोटेशन वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन की प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड दे शुड ऐड अ वैरायटी ऑफ शॉट्स लाइक स्वीपिंग, स्वीप ऑप्शन, स्वीप टुवर्ड लेग साइड एंड मिड विकेट, मिड ऑन विकेट रीज। उनको ये सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब ये टीम और ये पाकिस्तान टीम बेहतर होगी। और ये बाबर आजम मोहम्मद से अगर टीम में आ गए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही और अच्छा कमबैक कर सकते हैं और अपनी एक पावरफुल इमेज दिखा सकते हैं लोगों को। और गाइस अगर हमें मतलब मोहम्मद रिजवान से अगर कैप्टनसी नहीं होती तो मेरे ख्याल से उसको कैप्टनसी छोड़ देना चाहिए। जैसे कि आपको पता है मोहम्मद रिजवान कीपिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है एंड दे आर ऑल्सो डूइंग अ कैप्टनसी एंड ही इज ऑल्सो बैटिंग इन 2 से 3 डाउन पोजीशन। आपको तो बैटिंग इतनी जल्दी आ जाती है मोहम्मद रिजवान की बिकॉज हमारी जो ऊपर का मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स हो जाता है। तो मेरे ख्याल से रिजवान को कैप्टनसी से रिजाइन लेना चाहिए ताकि वो अपनी बैटिंग में मोर फोकस कर सके। और हमें बाबर आजम को पहले से मतलब एक माइंडसेट बना लेना चाहिए कि हमें फर्स्ट बॉल से स्टार्टिंग अटैक करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम के अंदर एक पोटेंशियल है कि वो एक अच्छा स्टार्टअप दे सकता है, अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर बूस्ट कर सकता है। आपको पता है बाबर आजम मोहम्मद रिजवान का मतलब कि एक डाउनफॉल हमसे बर्दाश्त नहीं होता है टू पाकिस्तानी फैन, लेकिन अब क्या करें मजबूरी है। और आपको मैं बताऊँ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप 2025 से भी रिलीज़ कर दिया एंड दे आर फुल ओमिनेटेड फ्रॉम एशिया कप 2025। तो वी विल नॉट सी दिस बार इन दिस एशिया कप, दैट्स
गुड बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं और हमें यंगस्टर को बैकअप करना चाहिए और उम्मीद है बाबर आजम रिजवान भी कम बैक करेंगे, लेकिन सब हमारी जो फर्द अभी प्रायोरिटी होना चाहिए वो यंगस्टर को सपोर्ट देना होना चाहिए। और आपको पता है मतलब कि जो मतलब कि मोहम्मद रिजवान की बहुत अच्छी कैप्टनसी भी रही थी अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले सॉरी। आपको पता है साउथ अफ्रीका में जीते हम लोग 3-0 क्लीन स्वीप किया, पहली बार किसी ने किया साउथ अफ्रीका को। ऑस्ट्रेलिया में हम जाके जीते, तो मेरे ख्याल से रिजवान के अंदर ये कि मतलब पोटेंशियल है, लेकिन उसको मतलब सही तरह यूज़ नहीं किया जा रहा, उससे बहुत ज़्यादा ओवरलोड किया जा रहा है, बाबर आजम भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको पता है बाबर आजम एक अच्छी रिकॉर्ड बना चुका है। आपको पता है मैं अगर बाबर आजम के रिकॉर्ड बताऊँ तो आप यू विल बी शॉक्ड। आपको पता है बाबर आजम के पास एक ऐसा भी रिकॉर्ड है कि बाबर आजम ने 1 ईयर में 2477 रन के सरपासिंग मोहम्मद यूसुफ। और आपको पता है बाबर आजम ने 2000 T20 रन भी कंप्लीट करें इन ओनली 52 इनिंग एंड इन ओडीआई ही हैव कंप्लीटेड 5000 रन एंड 18 ओडीआई सेंचुरीज। आप सोच सकते हैं कितना एक अच्छा प्लेयर था, लेकिन अब जो उसकी लेगेसी रूइन हो रही है वी आर नॉट इवन एडेप्टेबल ऑफ दिस एंड हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता कि उनका डाउनफॉल। तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह दे विल कम बैक, तो उम्मीद है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी एक टीम को गलत साबित करेंगे। डैश वॉच इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये क्लिक पे जाकर के एक गेम ही एक जज्बात है और आप अपनी जो राय है उसको कमेंट सेक्शन में उसका इजहार दीजिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपको पता है एशिया कप में आने वाला है तो उसकी मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली। स्टे ट्यून्ड फॉर द इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अल्लाह हाफिज़।